मिलन, लेकिन इस तरीके से पत्नी पति का इंतजार कर रही है कि पति आए, उसका चेहरा देखने की उसको उत्सुकता हो, मीठे बोल बोले, फिर खुद ही उसका घूंघट उठाए, दोनों प्रेम के सागर में हिलोरे मारे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ हुआ अपमान, मेरे स्त्रीत्व का अपमान। स्त्रीत्व का अपमान इसे ही कहेंगे ना। एक छाया आई, मुझे रौन कर चली गई, और तुम कहते हो मुझे तकलीफ क्या है? पता है, मैंने अपने पति का चेहरा पहली बार कब देखा? 3 महीने बाद, दूर झरोखे से कमरे में रखी तस्वीर से चेहरा मिलाया था। क्या ये त्रासदी लिखने लायक नहीं है? देखो सविता, मेरी कहानी का उद्देश्य तुम्हारी पीड़ाओं को कहना नहीं, बल्कि 2 पुरुषों के अहम के टकराव को दिखाना। वाह वाह, भले ही इस द्वंद्व में निरपराध को सजा मिले। ये कैसी कहानी लिख रहे हो? मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, लेखक चरित्र गढ़ता हूँ और उनकी शक्ल को मन मुताबिक बनाता हूँ और बिगाड़ता हूँ, है ना? यानी साक्षात ईश्वर। तुम्हें ना मेरी वेदना से कोई मतलब है, ना पिट्टों की वेदना से। तुम्हें मतलब है एक रचना से, जिसके लिए चाहिए थी तुम्हें एक घटना जो तुम्हें मिल गई। पिट्टों की मौत, पिट्टों की मौत का दर्द तो मैं जानती। क्या कसूर था मेरी भोली भाली बहन का? क्यों मार डाला उसे? जब वो दूसरी बार मेरे ससुराल आई, चिड़िया जैसी फुदकती थी सारे घर, उसकी आवाज मेरा घर महकता था। नाचती, कूदती, हंसती, हंसाती, मेरी उन पिट्टों की आवाज मेरा घर गुलजार रहता। पिट्टों की आवाज से मेरा घर गुलजार रहता।
ये लीजिए बाबूजी, ये रख दो। नहीं नहीं, ला बेटवा। अरे तू इतना काम काहे करता है? तू कहीं घरे के मेहमान आता है। अरे बाबूजी, मैं ही तो हूँ सबसे छोटी आपके घर में से, काम कौन करेगा? अच्छा ठीक है, जा अपने जीजी से कह दी है ज्यादा काम न करी भला तू ये समय। अरे बाबूजी, वो तो वैसे भी कोई काम नहीं करती, दिन भर पड़ी रहती है। बाबूजी, एक बात बताऊं? हाँ बेटवा बोला। आप ठगा गए, बहू बहुत कामचोर मिली है आपको। अरे तो इतनी नीक और सभ्य सुशील बिटिया तो मिली है, हैं? तू जौने घरे में जाबू न बेटवा, वहाँ सुख से हुआ घर भर जाए। हमारे लगे जो एक ठेव लड़का होत ना, तो का हम यही घरे में बुला ले। जी, पानी रख दी बिटिया, जीजी खातिर नहाएगा। हाँ माता जी। माता जी, आज मैं भजिया बनाऊंगी, जीजू भी रहेंगे। बेसन तो है ना, देख ले अंदर रखा हुई। हाँ मैं देखती हूँ। अरे बिट्टू, हाँ बाबूजी, बेसन है माता जी, बना डाल पकुआ मत कोई। जीजू आ गए, माता जी जीजू आ गए। आ गए लाला। हाँ माँ। आओ, सब ठीक है? हाँ। हाथ मुंह धो लाए, बिट्टू नाश्ता बनवाती खा लिया। कुछ ला लियो? नहीं चले, खा लियो, हम काम करेंगे ना। और कैसी हो बिट्टू? अच्छी हूँ, मैं आपको कुछ नहीं आ गया। वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जाओ काम करो। ससुराल में रहने की प्रैक्टिस चल रही है बिट्टू। अच्छा चाय हो जाए। हाँ मैं बनाती हूँ। बिट्टू की शादी करनी हो रही है। क्यों, इस बार कोई फंस नहीं रहा है क्या? आखिरी लड़की है, अच्छी शादी करना चाहते हैं। पिछली तो अच्छी नहीं हो पाई। कब तक जल्दी कटी सुनाते रहेंगे? पिताजी तो आपसे ही मिलने आ रहे हैं। उससे मिलने? उन्हें मेरी बात याद नहीं रही क्या? बिट्टू के लिए लड़का देख रखा है, उसी के बारे में आपसे राय लेना चाहती हूँ। तो इसमें मेरी राय लेने की क्या जरूरत है? पुलिस की वर्दी पहनकर चले जाए। अरे हाँ, अब तो रिटायर हो चुके हैं, वर्दी तो पहन ही नहीं सकते। राजापुर के किले ठाकुर चंद का लड़का। मैं नहीं जानता किसी को। क्या नाम बताया? राजापुर के किले ठाकुर चंद का, ऐसा ही कुछ नाम बताया था, उन्हीं का लड़का है। रमेश, भला इसमें मैं क्या राय दूं? इसी बहाने पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे थे दामाद जी जहाँ कहेंगे वहीं आप पूछ कर बिट्टू का ब्याह कर देंगे। जी पानी गर्म हो गया। चल मैं नहा लूं। ये बात है। जहां दामाद जी कहेंगे वहीं बिट्टू का ब्याह कर देंगे। अचानक दामाद जी पर इतना भरोसा। जमादार साहब, मुझे वो बात आज तक नहीं भूली है। आप भले ही भूल गए, मेरे घर में आकर मेरे पूरे खानदान का अपमान किया था आपने। मैं वो अपमान कभी नहीं भूल सकता। जीजू, जीजू, ये क्या ये? भजिया। कहीं जहर तो नहीं मिला दिया इसमें? क्या जहर? जीजू आप बहुत गंदे हो, आपने ऐसा क्यों कहा? अरे मैं आपको जहर दूंगी। मैंने तो मजाक किया है भाई। मजाक नहीं किया है आपने अपने दिल की बात कही है। मैं आपको जहर दूंगी, अपने जीजू को जहर दूंगी। सॉरी बिट्टू, इस लड़ाई में तुम्हें अब इतना ही होगा। भयानक योजना बना ली थी, सचमुच
पुरुष कितना क्रूर हो सकता है। हंसी आ रही है तुम्हें? हंसो, बिट्टू के भाग्य पर हंसो। क्या मिलता है तुम लिखने वालों को? लोगों की भावनाओं से खेलकर अपनी कहानी की लोकप्रियता ना, इसके लिए तुम कुछ भी लिख सकते हो। नहीं सकता नहीं, कुछ भी लिखने वाला कभी लेखक नहीं हो। लेखक कभी अराजक नहीं हो। लेखक तो वही लिखता है जो समाज में कहीं ना कहीं होता है। समाज में तो चोरी होती है, इसका मतलब लेखक चोरी लिखे। समाज में तो बलात्कार होता है, तो क्या लेखक उस बलात्कार का विवरण लिखे ताकि पढ़ने वालों के मन में भी बलात्कार के लिए गुदगुदी पैदा हो? लेखक इंसान, सारी इंसानी खूबियां और कमजोरियां लेखक में भी। इसका मतलब ये नहीं कि लेखक ही मुजरिम हो। सविता, तुम ये बहस छोड़ो, कहानी की बात। देखो, मैं इस कहानी से बहुत परेशान हो चुका हूं। तुम मेरी मदद करो। मैं क्या करूं? मेरी बिट्टू को बचा लो। मैं विनती करती हूँ, मेरी बिट्टू को बचा लो। कुछ भी करो, मेरी बिट्टू की जान बख्श दो, उसे मत मारो। और हाँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस जुर्म में तुम्हें भी शरीक मानूंगी। तुम्हें भी शरीक मानूंगी। कभी कभी लगता है कि लेखक क्यों था। शुरुआती दिनों की याद करूं तो याद आता है कि मैं लेखक इसलिए बना ताकि मेरा नाम, सब लोग जाने मुझे कि मैं कितना अच्छा लिखता हूं। मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लेखक बना। फिर मैं एक गुट में शामिल हुआ। वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। मेरा जन्म इस दुनिया को बदलने के लिए हुआ। मैं अपनी गुट की गोष्ठियों में जाने लगा, उनकी बातें सुनने लगा। वहां जाकर मुझे पता चला कि ये तो अलग ही दुनिया है। मैं अभी तक क्या लिख रहा था, जबकि मुझे क्या लिखना चाहिए। अब मेरे लेखन में, मन में लेखन की जगह इनकलाब है। मेरी कविताओं में इनकलाब, मेरी कहानियों में इनकलाब, मेरे उपन्यासों में इनकलाब। मैं पहले अपने वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए नए नए शब्द ढूंढता था, करता था, रात रात भर जगता था। तभी तो सबकी निगाहें मेरे ऊपर पड़ती। लेकिन उसके बाद मैं आग उगलने लगा, ढूंढ ढूंढ कर ऐसे दृश्य सामने रखता जिनसे द्वंद्व, असंतोष हो, लोग उत्तेजित होते, हाथों में लाठियां और बंदूक उठा ले, रक्त की नदियां बहा दे, तब तो ताज को तहस नहस कर दे, राज्य कानून व्यवस्था के ढांचे को तहस नहस कर दे। क्योंकि इसी राज्य कानून और व्यवस्था में अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, मैं मानने लगा। संधि समाज सब भूल गया, रस छंद अलंकार सब भूल गया। मैं लेखन के नियमों को जैसे जैसे तोड़ता गया, महान से महानतर की सीढ़ियां चढ़ा। अपनी हासिल किए गए पोजीशन, पुरस्कार, सम्मान मेरे अस्त्र हो गए। मैं उनका उपयोग करने लगा। जिस छल से मैंने उन्हें हासिल किया था, उसी छल से मैं उन्हें लौटाने का हंगामा कर। क्योंकि अब मेरा मकसद दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि हंगामा खड़ा करना। लेकिन अफसोस, इस हंगामे की उम्र बहुत छोटी होती। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, खोखला हूं अंदर से। जो भी है छत में छलावा, उसे बनाए रखने में ही जाया हो रहा है। मैं ढूंढ रहा हूं उन भूले गए मुहावरों, रस छंद अलंकारों, जिनसे मेरी बची खुची अनुभूतियों को कुछ तो सुकून मिले, कुछ तो संतोष मिले। ढूंढ रहा हूं। मैं इस कहानी में भी नमक मिर्च लगाकर इसे सनसनीखेज बनाकर छपवा सकता था, पर अब ऐसा करने का मन नहीं करता है। मुझे सच्चाई की तलाश है।
सविता की बात सुनकर लगता है कि मैं कहानी का क्लाइमेक्स ही बदल दूं। लेकिन कैसे, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। रह रहकर मुझे बब्बू दोषी नजर आ रहा। हाँ, बब्बू, उसे ऐसा नहीं करने चाहिए। शादी की है उसने। किसके साथ? सबके साथ। अपने ससुर जमादार विंध्येश्वरी प्रसाद के साथ, अपनी पत्नी सविता के साथ और अपनी मासूम साली बिट्टो के साथ। ठहरो। कौन? ओ, बब्बू, मेरी कहानी के नायक उर्फ प्रतिनायक। मैं अभी अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कौन हो तुम न एक बाप के बेटे हो, न एक पत्नी के पति हो, न एक बहन के भाई। बोलो, है कोई जवाब? मुझे किसी ने कुछ होने ही नहीं दिया। क्या मतलब? बचपन में जवानी ला दी गई, जवानी में बुढ़ापा। मेरी जब खेलने खाने की उम्र थी तब मेरी शादी करा दी गई। क्यों बना दिया गया मुझे विवाहित? डाल दी गई एक मोटी जंजीर। वो तुम मेरी ही बात क्यों करते? मेरे जैसे न जाने कितनों के साथ ऐसा होता है, न जाने कितनों के साथ। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई तो नहीं थी। ऐसा सबके साथ नहीं होता। ज्यादातर तो कच्ची उम्र में पकड़ाए गए खिलौनों से ही खेलने में लग जाते हैं। फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्या बता सकते हो क्यों नहीं हुआ? कि मेरा बिल पावर अच्छा था, मैं पढ़ना चाहता था, मैं शादी नहीं करना चाहता था। तुम मुझे दोषी बनाना चाहते हो ना? बिट्टो का कातिल मुझे ठहराना चाहते हो ना? लेखक, अपने मन से पूछो सच्चाई से, क्या मैं बिट्टो का कातिल हूँ? मैं गुनहगार हूँ? मेरा अगर कोई गुनाह था तो सिर्फ इतना कि 15 साल की उम्र में मैं शादी नहीं करना चाहता था, नहीं करना चाहता था। इसीलिए तिलकोत्सव के दिन तुम घर से भाग गए थे, है ना? हाँ, भाग कर मैं बस में बैठ गया। मेरे पास पैसे नहीं। बस कंडक्टर ने मुझसे पैसे मांगे। कहाँ से देता? इससे पहले कि मैं उसकी गालियाँ सुनता, मैं बस से उतर गया और पैदल ही चल पड़े। 20 किलोमीटर। मैं बाबूपुर गया, अपने दोस्त के गांव। वहाँ मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। एक हफ्ते में कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए आए और वापस ले गए। क्या कहना चाहते हो इससे? यही कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि ये शादी ना हो। शाबाश, बहुत अच्छी। यानी कि कहानी में दम है। किसकी कहानी? तुम्हारी कहानी। तुम तो ये बताओ कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे। ये किस आधार पर कह रहे हो? पहली बात तो ये कि मैं कोई महान आदमी नहीं था। उसमें भी वो बुराइयां थी जो किसी भी आम आदमी में हो सकती हैं। मसलन ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध। ठीक इसी पॉइंट पर तो आना चाहता था। अब ये भी बता दो, कैसा प्रतिशोध? किस बात का प्रतिशोध? मेरे अहम पे लगी हुई चोट का प्रतिशोध, मेरे स्वाभिमान पर मारी गई लात का प्रतिशोध। एक आदमी ने मुझे जबरदस्ती खरीद लिया, और न सिर्फ खरीदा बल्कि उसने अपनी जीत का अट्टहास भी किया। उसका वो अट्टहास मुझे सोने नहीं देता है लेखक, मुझे चैन से रहने नहीं देता है। मैंने अपने बचे कुचे जमीन को हाड़ मास में ही दफन कर देने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब मुझे मौका मिला, मेरा वो घायल जमीन फिर जाग उठा। नमस्कार मधुनंदन प्रसाद जी। अरे आई जमादार साहब, आई।
नमस्कार नमस्कार। बधाई। कैसन अवाई है जमादार साहब? अब क्या बताएं समझी जी, रिटायर होने के बाद तो इज्जत गया, रुतबा गया, सुअर भी धकियाते हैं हम लोगों को। तबीयत कुछ खराब थी का? हाँ भाई, गठिया है, दमा है, अब कुछ न पूछिए, सब कुछ हो गया। बस बची कुची जिंदगी किसी तरह से कट जाती तो एक ही जिम्मेदारी बची है, सोच रहा हूँ वो भी निपट जाता तो कितना अच्छा होता। जहाँ जहाँ न घुमाए ये बच्ची। अरे बिट्टू आपन किया बड़ी सुशील ओके कितनी लड़का ने कहा वो जानी। हाँ इसीलिए तो आया था, एक लड़का देख रखा था। ये दामाद जी उसको जानते हैं, ठीक ठाक है। सोचा था सलाह ले लूंगा, पर अब दामाद जी भी नाराज रहते हैं मुझसे। अरे नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है सरकार। अरे अपनों के लड़का यार, भला लड़का कब बाप से नाराज हो सकता है? कुछ चाय पानी मंगवाई? अरे नहीं, बेटी के घर कहाँ पानी तक नहीं पी सकते, दामाद जी से मिल लेते बस। हम बोलवा बब्बू, ये बब्बू जी आओ बेटवा, जमादार साहब आए। जी बेटा। नमस्ते। जीते रहो बेटा, आना नहीं चाहता था, कसम दे रखी थी तुमने, माफ करना। अरे अरे एक लड़का देख रखा है, तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ता है, सोचा जाकर माफी मांग लूं, शायद मिल ही जाए। माफ करना बेटा। क्या बात कर रहे हैं? गलती मेरी थी, गुस्से में था और कोई बात नहीं। वो पता चला ठाकुर चंद जी के यहाँ रिश्ते वाली बात। उसी मतलब से तो आया हूँ बेटा। अब दो ही तो बेटियां थी मेरे, एक का ब्याह कर दिया, तुम्हारे जैसा देवता पति मिला है। सोच रहा हूँ दूसरे बच्चे की भी शादी हो जाती तो मुक्त हो जाता। तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है, रमेश नाम है उसका, बड़ा अच्छा है। बिट्टू के लिए कैसा होगा? रमेश तो बहुत अच्छा लड़का है बाबूजी। अच्छा, पढ़ने में कैसा है? अरे बहुत अच्छा है, वो तो क्लास में हमेशा अव्वल आता है, पढ़ाई में भी अच्छा है। शायद गणित का होमवर्क भी करता है और नंबर भी उसे अच्छे मिलते हैं। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। और तो मैंने सुना है कि ठाकुर चंद जी के यहाँ भैंस भी है। तुम तो हीरा ढूंढ के लाए हो। मेरी मानिए तो ये लड़का हीरा है, हीरा। छोड़ने लायक नहीं है ये लड़का। पर बेटा, कोई कमी तो नहीं, कोई कुटैब? अरे क्या बात कर रहे हैं? मुझे जब भी मिलता है सिर्फ पढ़ाई की ही बात करता है और अक्सर मिलता ही रहता है। अनुमति है मुझे, मैं चलूं? बस बस बेटा। समझी जी, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली, इतनी कि मैं बता भी नहीं सकता। अरे कहे ना भला बेटवा को वो बाप से नाराज हो सका था। हाँ वो तो है, दो ही तो बेटियां थी मेरे, कभी बेटे की कमी महसूस ही नहीं। आज तो मुझे दामाद जी के रूप में बेटा भी मिल गया। अच्छा, अब चलता हूं। अरे पहुंचवाए देते। अरे नहीं नहीं,
अब तो जोश आ गया। अब तो अपनी बेटी की शादी थी, बड़ी धूमधाम से करूंगा। अच्छा, चलता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। मैं उस आदमी को किसी भी मोर्चे पर बस हारा हुआ देखना चाहता था। तो रात दिन तुम्हारा पाप तुम्हें कचोटता क्यों? जीजू, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया जीजू? मेरी शादी तुम्ही ने कराई है ना? ये लोग मुझे बहुत मारते हैं। मेरे पास जितना गहना जेवर था सब ले लिया, फिर भी मारते हैं। मैं क्या करूँ जीजू, मैं क्या करूँ? अजीब शय है दुनिया में एक इंसान है, कभी खुद पे रोता है तो रोतों पर हंसता है। एक दिन बिट्टो ने आत्महत्या की। थोड़ी देर के लिए लोग रोए, चिल्लाए, इसके बाद सब सामान्य हो। कैसी लगी ये कहानी? इसका अंत ठीक है ना? वैसे मैं इसके दुख में डूब चुका हूं। मैं चाहता हूं कि इसका अंत कुछ सुखद हो, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं हार जाता हूं अपने पात्रों से, उनकी दलीलों से। जिन पुतलों की डोर मैं अपने उंगलियों में फंसाकर उन्हें जिधर मन चाहे नचाता रहता था, आज वही पुतले रौंद जाते हैं मुझे, क्रश कर देते हैं, रुला जाते हैं मुझे। मैं अपनी कहानी का अंत नहीं बदल सकता। बस आपसे ही मुझे उम्मीद है। क्या आप बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हो तो जरूर बदलें। मेरे पुतलों को सिर्फ आप वश में कर सकते हैं, मैं नहीं। ठहरिए जनाब। कौन? लेखक महोदय, मैं बिट्टो, तुम्हारी कहानी की बिट्टो। क्या है ये? बिना सोचे समझे मुझे मार डाला? क्यों? क्यों मार डाला मुझे? अरे कब तक मारते रहोगे तुम लोग मुझे? कभी कुछ अच्छा भी तो लिखो। बड़े उपदेशक बने फिरते हो। मैंने क्या किया बिट्टो? मैंने तो वही लिखा है जो कहानी में हुआ है। क्या हुआ है? यही कि तुमने आत्महत्या की। एक बिट्टू ने आत्महत्या की और तुमने उसे लिख दिया। दूसरे बिट्टू ने विद्रोह भी तो किया है, उसे क्यों नहीं लिखा तुमने? देखो, तो तुम मुझे डिक्टेट करो कि मैं क्या लिखूं और क्या ना लिखूं। बिल्कुल करूंगी और मुझे इसका हक है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने यही कहानी क्यों चुनी लिखने को? बोलो, क्यों चुनी? क्योंकि मैं समाज को झकझोरना चाहता था, उसे आईना दिखाना चाहता था कि ऐसा हो रहा है तुम्हारे समाज में, तुम इसे बदलो। तो क्या तुम समाज से अलग हो, जो उपदेशक बन रहे हो, या इससे भी ऊपर? क्या तुम खुद इसके जिम्मेदार नहीं हो? और क्या तुम्हारे इस समाज में बिट्टो शामिल नहीं है? अभी जो अदालत लगाई थी तुमने, तो क्या बिट्टो से पूछा उसका पक्ष क्या हो? वो क्यों मरी? बताओ, जवाब दो। नहीं पूछा, क्योंकि तुम्हारी नजर में तो वो बेजान है, बेचारी है, उससे क्या पूछो? इसीलिए अपनी अदालत में तुमने उसे बुलाया भी नहीं। वाह! देखो बिट्टो, तुम तो खुद विक्टिम हो, शिकार हो, अपनी मौत की जिम्मेदार तुम। वो मैं जिम्मेदार, अपनी मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। पूछो उस आत्महत्या ना करने वाली
की दूसरी बिट्टों से, जो मरी नहीं बल्कि लड़ी। अपने को दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ी है, अपने बचाव के रास्ते उसने खुद ढूंढे। और आज वो अपना हक लेकर खुश है। उसकी कहानी लिखते तो उसे पढ़कर न जाने कितनी बिट्टों में साहस आता। उन्हें लगता केवल संतान पैदा करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि इस देश की एक नागरिक है, जिन्हें समान नागरिकों से कहीं ज्यादा अधिकार मिले हैं। किसी भी जो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, काफी जाति को देखा है। अब तुम्हारा शोषण, अत्याचार की मोशंस का प्रमाण नहीं चलेगा। चाहे रक्त की बात हो, चाहे दलित प्रकरण हो, चाहे औरतों का शोषण हो, या चाहे दूसरा कोई भी प्रकरण हो, तुम नहीं चाहते ये मुद्दे खत्म हो। कभी भी, क्योंकि मुद्दों के खत्म होने पर तुम्हारी दुकान भी खत्म हो जाएगी। आखिर वो क्या है तुम्हारी कहानी? यही ना कि मेरी शादी एक नकारा, नशे की आदि, जुआरी आदमी से हुई। तो क्या जरूरी है मैं उसकी मार सहती रहूं, उसकी हर एक काम को मैं पूरा करती रहूं? अरे मैं लात मारूंगी ऐसे आदमी को, मैं तोड़ दूंगी ऐसे किसी भी रिश्ते को। और मैं ऐसा कर रही हूँ। सुनो, मैं ऐसा कर रही हूँ। या नहीं? क्या सच बोल गई है? मैं लिखूं या ना लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है मेरे लिखने की जरूरत? कौन पढ़ता है मुझे सिवाय मेरे समीक्षक मित्रों के? मैं लिखूं या ना लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, थप्पड़ सा एहसास हो रहा है, कहीं ज्यादा तीक्ष्णता से, क्योंकि ये थप्पड़ सिर्फ मुझे नहीं, मेरी पूरी बिरादरी को मारा गया था। क्यों कट गया उन समाज से? कहीं ऐसा मेरी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या मैं होने देता है कहानी की लालच में? उसे मरने देता? नहीं, निश्चित ही मैं उसे तलाक दिलवा देता, उसकी दूसरी शादी करवाता, और नहीं होती तो उसे आत्मनिर्भर बनाता, घर में रखता जिंदगी भर। ओह, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। सुबह मेरी पांडुलिपि चली जाए निर्णायक मंडल में। देखता हूँ क्या लिखता हूँ। वैसे ये पुरस्कार तो मिलना मुझे ही है। देखता हूँ जो मन में आएगा लिखूंगा।